गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज का इवेंट बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ मिस्टर राहुल सिंह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर फ्रॉम टाटा एसेट मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। He has over 27 years of investment experience. Mr. Rahul Singh ji joined Tata Asset Management in October 2018 as CIO Equities, leading the fund management and equity research group. In his previous role at Ampersand Capital Investment Advisor LLP, Mr. Rahul was the managing partner. He has also worked with many reputed financial institutions like Standard Chartered Securities and Citigroup Global Market India as a head of equity research. Mr. Rahul ji is a Bachelor's of Technology in Mechanical Engineering from IIT Bombay and as an alumni of IIM Lucknow, where he pursued a master degree in Finance and Financial Management Service. मैं राहुल जी का स्वागत करना चाहूंगी और हमारे साथ निवेश टीम के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिसर्च मिस्टर आनंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट आउटलुक एंड एसेट एलोकेशन। आई एम श्योर आप सभी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो वक्त ना जाया करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी राहुल जी से कि आप इस सेशन को आगे लेकर जाएं। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और इस टॉक में मैं 3-4 चीजें कवर करना चाहता हूँ। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट टुडे, what is our view in the market, how are we looking at different sectors, and frankly, after all this, how do we look at asset allocation when we are looking at the current market scenario. I think these are the topics I want to cover. Firstly, I wanted to take you through some of the logic or some of the philosophy of say Tata Mutual Fund and how we manage funds. तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी फिलॉसफी है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, वो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का मतलब ये है कि हम उन स्टॉक्स को देखते हैं जिनकी वैल्यूएशन रीजनेबल हो और उसके बेसिस पे अगर हमें वहां पे ग्रोथ में सरप्राइज दिख रहा हो या ऐसे कोई ट्रिगर्स दिख रहा हो तो हम उन स्टॉक्स या उन सेक्टर से हम अल्फा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस जो एक फिलॉसफी है, ये एवरग्रीन फिलॉसफी है। हमने देखा है कि लो इंटरेस्ट रेट की वजह से बीच में वैल्यूएशंस का इम्पोर्टेंस काफी कम हो गई थी, वो अब वापस वैल्यूएशंस की इम्पोर्टेंस वापस आ गई है। और मुझे लगता है कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी पावरफुल रहने वाली है अगले 2-3 सालों में। और उसको हमने काफी अच्छे से डिफाइन किया है पिछले 4-5 सालों में, जब से मैंने ज्वाइन किया टाटा म्यूचुअल फंड में, और हम उसको काफी डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। बट सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में आज के दिन में पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 2% थी, लेकिन अर्निंग्स आउटलुक या अर्निंग्स ग्रोथ रेट करीबन 19% थी। अगले 3 सालों में हमें जो दिख रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 5-6% रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ रेट 12 से 15% रहेगी। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ रेट 12 से 15% रहेगी तो हमें मार्केट से करीब, अगर वैल्यूएशन में थोड़ा डिक्लाइन होता भी है तो हमें लगता है कि आपको इक्विटी से रिटर्न्स करीब 10 से 12% मिलना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हमारी वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव है। तो उसके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारी वैल्यूएशन जो 18 महीने पहले हमारी जो इक्विटी की वैल्यूएशन थी वो वहां से अब करीबन 15% करेक्शन हो गया। मार्केट वहीं की वहीं फ्लैट है, लेकिन करेक्शन करीबन 15% के आसपास हो गया है। तो मार्केट बहुत चीप तो नहीं है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक
ये एक अच्छा समय है कि हमें इक्विटी में जिस तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे थे सिस्टमेटिकली एसआईपी एसटीपी के तरीके से हम करते रहे। और मैं बाकी कुछ सेक्टर्स के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला मेरा मैसेज ये था कि हम जो सोचते हैं कि चलिए बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि जहां पे वैल्यूएशन पहुंच गई है वहां से हमें बड़े करेक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए। छोटे मोटे करेक्शन और साइडवेज मूवमेंट मार्केट में जरूर रहेंगे, लेकिन जिस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल हो रही है, जो कि इंडिया के प्रति जो जियोपॉलिटिकली एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर है या फेवरेबल इन्वायरमेंट है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट में हमें बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे और हमारी जो वैल्यूएशन आज 18 टाइम पी पे है वो शायद 16.5 17 टाइम हो जाए, तो मार्केट और अट्रैक्टिव हो जाएगा एफआईएस के लिए। बट करेक्शन के मामले में मुझे लगता है कि अ, हमें वेट नहीं करना चाहिए ज्यादा करेक्शन का, और हमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके का एसेट एलोकेशन आज के दिन में आइडियल है। एक चीज और जो चल रही है दुनिया में कि यूएस में एक रिसेशन का जो माहौल है, उसमें हमें ये नहीं पता कि रिसेशन बहुत डीप होगा या शैलो होगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो बैंक क्लोजर्स हुए या जिस तरीके के रिस्क हैं, मुझे लग रहा है कि एक स्लो ग्रेजुअल रिसेशन होने वाला है दुनिया में और यूएस में भी, और उसकी वजह से इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी फिर भी 5.5 6% ग्रो करने की उम्मीद है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, एक इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल इंडिया में होता हुआ दिख रहा है। दूसरा कि बैंकिंग सेक्टर इंडिया में अभी स्ट्रांग है। अभी अगर आप कंपेयर करें यूएस के बैंकिंग सेक्टर और चाइनीज बैंकिंग सेक्टर और हमारे बैंकिंग सेक्टर को, तो आपको ये विश्वास नहीं होगा कि हमारा बैंकिंग सेक्टर आज अपने स्ट्रांगेस्ट पॉइंट पे खड़ा है। और दूसरा भी, अगर कॉरपोरेट सेक्टर को हम देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर की भी जो बैलेंस शीट है, जो डेट इक्विटी है, ये सब काफी स्ट्रांग लेवल पे आज आके रुकी हुई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें हमें ये कॉन्फिडेंस है कि अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5 6% भी रहती है, तो हमारी जो वैल्यूएशन है वो सस्टेन हो सकती है। एंड देयरफॉर आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग करेक्शन, बिकॉज अगर ग्रेजुअल रिसेशन होता भी है यूएस में और यूरोप में, तो वो कमोडिटीज के लिए नेगेटिव होगा, और जैसे भी कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरेंगी वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। तो तो ये दो कारणों से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन हमारी अब ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कि वहां से बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जब हम मिड कैप्स की बात करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, तो यहाँ मैं एक चीज बात सामने रखना चाहूंगा कि हमारी मार्केट जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो कंजम्पशन केवल ड्रिवन थी, अब वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन हो रही है। और जब ऐसा होता है तो मार्केट काफी ब्रॉड बेस हो जाती है, और इस इस माहौल में हमें ज्यादा आइडियाज और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप और मिड कैप्स में हमें दिख रहे हैं। एंड ये जो एक फेज होता है मार्केट का, इसमें हमें पार्टिसिपेट करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट, जैसा कि मैंने बोला, जब इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरफ जाता है तो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सब कंपनीज ज्यादा परफॉर्म करती हैं। और ये जब ज्यादा परफॉर्म करती हैं तो हमारे पास रिटर्न या अल्फा जनरेट करने का या इंडेक्स के ऊपर रिटर्न जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और यही हमने देखा है पिछले 12 से 18 महीनों में, जहां पे हमारी टाटा म्यूचुअल फंड की काफी स्कीम्स ने 4 5 से लेके 8 10% तक आउट परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का मैं अभी मूवमेंट देखता हूँ कैपिटल गुड्स में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जिस तरीके का मैं इन्वेस्टमेंट रिवाइवल देख रहा हूँ, उससे मेरी ये कॉन्फिडेंस और बढ़ रही है कि the outperformance of these cyclical sectors including banks is going to continue. सो अगर मैं मिड कैप की वैल्यूएशन भी देखूं तो ये चार्ट आपको दिखाता है कि मिड कैप की वैल्यूएशन आज तकरीबन 10% प्रीमियम पे है लार्ज कैप से। पीक पे ये प्रीमियम 80 100% भी जा चुका है, जबकि वो एक बबल बन गया था 2017 के एंड में, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा। तो अभी हमारी वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है मिड कैप और स्मॉल कैप्स की, इसीलिए हम लोग अपने सारे फंड्स में मिड और स्मॉल कैप के प्रोपोर्शन हमने बढ़ाए हैं, हमने सिक्लिकल सेक्टर्स के भी प्रोपोर्शन बढ़ाए हैं, और मुझे ये लगता है कि ये परफॉर्मेंस
जो हमारी है ये सस्टेन कर सकती है अगले 2-3 साल तक। अब एक 2-3 स्लाइड में ये दिखाना चाहता था कि ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है। इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है जीडीपी का 30% होता है, और अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव होती है तो जीडीपी ग्रोथ रेट की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। जैसा कि मैंने कहा था इसके पहले कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइव होती है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जब 2003 से 8 में जब जीडीपी जब इन्वेस्टमेंट साइकिल ग्रोथ 9-10% थी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ वाज 15-16%, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी 9% थी। और ये फेज जो है एक तरीके से वापस आ रहा है। हो सकता है हम 9% जीडीपी ना कर पाए, लेकिन अगर हमने 5.5-6% भी सस्टेनेबली 3 से 5 साल कर लिया, तो वो केवल इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर होगा तो हमारे पास मिड और स्मॉल कैप और सिक्लिकल सेक्टर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इन्वेस्ट करने की। और इसी इसी सबको नजर में रखते हुए हमारा जो व्यू है एसेट एलोकेशन पे, वो काफी सिंपल है कि देखिए, ग्लोबल रिस्क तो गई नहीं है। जो आज वर्ल्ड में जो रिस्क हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से या रिसेशन की वजह से, वो रिस्क अभी भी हैं। तो मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन में जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें उनका काफी वेटेज रखना चाहिए। तकरीबन 40-50% भी आप रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक स्टडी रिटर्न मिल सकता है। दूसरी बात, अगर करेक्शन हुई तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। तीसरी बात, इसमें आपको जो है टैक्स की एडवांटेज मिलेगी कि जो डेट पोर्शन है इसमें, उसमें भी आपको इक्विटी टैक्सेशन ही लगेगा। तो ये 2-3 एडवांटेजेस है बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए। और मुझे लगता है इस माहौल में हमें एक नज़र जो है हमें रिस्क पे रखना चाहिए और दूसरा नज़र रिटर्न पे रखना चाहिए। तो जिस नज़रिए से हम रिस्क को देख रहे हैं या ग्लोबल रिस्क को देख रहे हैं, उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसमें मैं समझूंगा कि एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम 40% एलोकेशन होना चाहिए किसी भी एवरेज इन्वेस्टर का। दूसरी जो कैटेगरी जिसमें मैं बोलूंगा कि अनदर 40% होना चाहिए, वो है लार्ज एंड मिड कैप या वैल्यू फंड या मल्टी कैप फंड। हमारी वैल्यू फंड का नाम इक्विटी पी है। तो ये 3 कैटेगरीज में मैं बोलूंगा, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप, जैसा कि मैंने बोला, मिड और स्मॉल कैप में हमें ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल दिख रहा है आज के दिन में। और इसीलिए मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या इक्विटी पी जैसे फंड, जो कि 65-70% लार्ज कैप में है और बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में है, उसमें हमें लगता है कि ज्यादा रिटर्न की पोटेंशियल है। और जो तीसरी कैटेगरी हो गई जहां पे हम मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं, उसमें हम सेक्टर फंड्स और स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, जिसमें कि बैंकिंग और इंफ्रा सेक्टर फंड्स में हो गया, और स्मॉल कैप फंड हमारा जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड है। तो हमें अपने एसेट एलोकेशन पे 2-3 चीज ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें इस माहौल में जहाँ पे इंडिया की सिचुएशन तो काफी ठीक है, बट वर्ल्ड की सिचुएशन अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। हमें एक नजर रिस्क पे रखना चाहिए, और इसीलिए हमें बैलेंस एडवांटेज फंड का एक और एलोकेशन रखना चाहिए, जो कि 35-40% हो मिनिमम। दूसरे एलोकेशन में हमें ऐसे फंड कैटेगरी में रहना चाहिए जहां पे स्मॉल मिड कैप का प्रोपोर्शन ज्यादा हो, जैसा कि मैंने बोला मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप या इक्विटी पी में हो, जहां पे हम अल्फा क्रिएट कर सकें। और जो तीसरा सेगमेंट है जिसमें 10 से 20% एलोकेशन हो सकता है, उसमें हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। जो सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट साइकिल की वजह से। और स्मॉल कैप फंड वेयर जहाँ की वैल्यूएशन अभी काफी रीजनेबल है। आज स्मॉल कैप में वैल्यूएशन इज ओनली 10% डिस्काउंट, स्टिल 10% डिस्काउंट टू लार्ज कैप। तो ये एक एसेट एलोकेशन के मामले में ये इक्विटी फंड्स मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हाईली रिकमेंड करूंगा। एक और जो यहाँ पे एक रिलेटेड पॉइंट है कि चूंकि देर इज वर्ल्ड में एक डॉलर के अगेंस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, तो एक एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड पे भी हमें एक एलोकेशन अपने ध्यान में रखना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास एक मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड है, जहाँ पे हम 10% गोल्ड ले सकते हैं। सो वो एक कैटेगरी, अलग कैटेगरी होगी, जहाँ पे गोल्ड में अगर एक्सपोजर चाहिए तो वी कैन टेक थ्रू अ मल्टी एसेट फंड। तो
ये मेरा remarks था over this on this current equity market outlook and the asset allocation. So just to summarize, मार्केट आउटलुक में हम लोग आज के लेवल पे या आज के वैल्यूएशन पे इंडिया की जो सिचुएशन है उसमें हम रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक हैं दैट 3 से 5 साल के व्यू में अगर देखें तो हम 10 से 12% इक्विटी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और अगर हमने अपने कॉम्बिनेशन में अगर इस एसेट एलोकेशन में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और सही कैटेगरी ऑफ फंड्स रखे तो हम उसके हेल्प से हम 10 से 12% से ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ओवरऑल व्यू था विद कंक्लूजन ऑन पोर्टफोलियो पोजिशनिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टच अपॉन, प्लीज फील फ्री टू लेट मी। Thank you, sir. So I wish to take it forward from here, Chair. Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, अपना ज्ञान हमारे श्रोताओं को, हमारे पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया अभी गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का एसेट एलोकेशन होना जरूरी है और हम आपके मल्टी एसेट फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं डेफिनेटली। तो इसमें एक तो क्या फैक्टर्स इस समय डोमेस्टिकली और ग्लोबली चल रहे हैं जिससे कि गोल्ड अभी क्योंकि काफी लाइफ टाइम हाई पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से, तो वो उसमें और एप्रिसिएशन आने के चांसेस है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं वो, और कितना एलोकेशन हम अपने पार्टनर्स को या रिकमेंड करें सो दैट वो क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो पोजीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले। सो आज जो गोल्ड के प्रति जो एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना है या रशिया है वो डॉलर से अलग मूव करने की कोशिश कर रही है। जापान भी अगर देखें, जापानीज सेंट्रल बैंक या चाइनीज सेंट्रल बैंक्स की हम अगर होल्डिंग्स देखें तो उन्होंने डॉलर एसेट्स को रिप्लेस किया है गोल्ड से। और अगर हम ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी देखें तो डॉलर के अगेंस्ट डॉलर से लोग अगेंस्ट धीरे धीरे लोग उसकी अपनी होल्डिंग्स जो हैं वो कम कर रहे हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में जो डॉलर रिजर्व्स थी रशिया की वो फ्रीज हो गई थी। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल अभी कुछ कंट्रीज में कम हो गया है और अगर वो चाइनीज और जापानीज बैंक्स अगर कम कर रहे हैं तो वो काफी बड़े अमाउंट में डॉलर एसेट्स होल्ड करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में कोई भी ऐसा करेंसी नहीं है जो डॉलर को रिप्लेस कर सके, और एक ही चीज है जो डॉलर को थोड़ी बहुत रिप्लेस कर सकती है, वो है गोल्ड। तो इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक हेज के जैसा रखना चाहिए क्योंकि वो भले ही आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपको रिटर्न दे सकती है। और मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन के हिसाब से मुझे लगता है गोल्ड में 5 to 10% के आसपास एलोकेशन रहना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। तो जैसे आपने वैल्यूएशन के बारे में बात करा कि वैल्यूएशन मिड कैप में और ओवरऑल मार्केट में काफी अट्रैक्टिव हैं, और अगर हम कंपेयर करें पुराने बुल रन के हिसाब से तो अभी भी डिसेंट स्टेज पे वैल्यूएशन है, यहाँ से काफी अच्छा रन अप एक्सपेक्ट करा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर हम डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के, तो क्या डेटा पॉइंट इस समय पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं जो कि हमारे पार्टनर्स डिस्कस कर सकें अपने क्लाइंट्स के साथ और उन्हें कन्विंस कर पाए उन डेटा पॉइंट्स के ऊपर कि भाई ये डेटा पॉइंट है जिसकी वजह से इक्विटी का आउटलुक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले 3 से 5 सालों में इक्विटी विल डेफिनेटली जनरेट डबल डिजिट रिटर्न या फिर XYZ रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न इवन विद इन द एसेट क्लासेस रिलेटिवली बेटर। तो वो क्या फैक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ economic data points के point of view? The main data point is that there is a investment cycle revival. So I don't have the data right in front of me, but if you look at the CMI data on projects, new project announcements, new projects undergoing implementation, those are at a 10-year, 12-year high. Similarly, if I look at the data of the order books of the large capital good companies like Siemens, ABB, all these companies, they are at a high
which they have not seen in the last 10 years. If you look at the government's focus on indigenizing defense production as well as indigenizing railways and increasing railways expenditure, that is very, very clear in the budget. So there are a lot of data points, and also PLI का data points हैं कि PLI में काफी investments आ रही हैं. और फिर दूसरी बात ये है कि जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो हम एक चाइना पे जो ओवर डिपेंडेंस है वो पूरी दुनिया को एक ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़ा किया है कि पूरे वर्ल्ड को अभी एक अल्टरनेट सोर्स की जरूरत है, और इसकी वजह से भी हमें काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है. और जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं तब तक जीडीपी 5.5-6% नहीं ग्रो कर सकता है. जैसा कि मैंने आपको ये चार्ट में दिखलाया था दैट जब तक जो होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट की प्रॉक्सी मानते हैं, वो जब तक ग्रो नहीं करता तब तक जीडीपी भी ग्रो नहीं करती. और वो अभी वापस आ रहा है, और वो जैसे ही वापस आएगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट भी 6% सस्टेन कर सकती है. और वो बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड जब डिक्लाइन कर रही होगी तो हम 6% का अगर ग्रो कर सके with good corporate sector balance sheet and banking balance sheet, it will increase our premium, increase our valuation. Okay. So जैसे आपने अपनी स्लाइड में वन ऑफ द स्लाइड्स में मेंशन करा था राहुल जी कि बैंकिंग सेक्टर में निवेश करा जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि भाई जिस हिसाब से भी रिसेंट विड्रॉल अनाउंसमेंट हुआ है ऑफ 2000 करेंसी नोट, तो उसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट बैंकिंग सेक्टर फंड्स पे पड़ेगा, और इवन बैंकिंग सेक्टर फंड्स के साथ साथ हो सकता है कि अपने को बैंक्स क्योंकि में लेंड एट अ चीपर रेट और may source capital at a cheaper rate because of this withdrawal? नहीं, उस पे उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज ओनली 10% ऑफ टोटल मनी इन सर्कुलेशन. तो अगर 3 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू है 2000 रुपए की नोट की, उसमें से समझिए 1 लाख करोड़ बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है एज डिपॉजिट्स. बट वो टेम्पररी होगा, क्योंकि वो आज के दिन में सर्कुलेशन में तो कभी ना कभी विड्रॉ हो जाएगी, तो बहुत ही टेम्पररी चीज है. उससे मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा. जो बैंकिंग सेक्टर में जो ग्रोथ आ सकती है वो क्रेडिट ग्रोथ से आएगी, वो जो बैड लोन्स हैं वो सिस्टम में काफी कम है, इन सब चीजों से आएगी. ये 2000 रुपए के जो डिपॉजिट से जो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, उसमें मुझे उतनी खास एक्सपेक्टेशन नहीं है. ओके, सो अगर हम डेट साइड पे बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि भाई गोइंग फॉरवर्ड, अभी जैसे हमने रिसेंटली भी डेटा देखा तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा सा कंफर्ट फैक्टर आया था और यील्ड्स कम आए थे, तो गोइंग फॉरवर्ड इसी फैक्टर की वजह से वो भी थोड़े से और नरम हो यील्ड्स, तो उस पे कोई इम्पैक्ट बॉन्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर? देखिए, मैं तो बॉन्ड्स में डेट मार्केट नहीं देखता हूँ, बट जो भी हो रहा है वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और इक्विटी के लिए पॉजिटिव है. मैं तो उस नजरिए से ही देख रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं इकोनॉमी में, तो तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल की मैं बात कर रहा था, रियल एस्टेट की बात कर रहा था, उसमें और सपोर्ट मिलेगा. ठीक है, तो उसमें और सपोर्ट मिलेगा तो हमारी जो प्रॉफिट ग्रोथ और जो हमने जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की, उसमें और हमें हेल्प ही मिलेगी. तो मैं उसको इक्विटी के नजरिए से बहुत पॉजिटिव समझ रहा हूँ. बॉन्ड के नजरिए से मैं ज्यादा व्यू नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं डेट मार्केट्स नहीं देखता हूँ. ओके. तो सर अगर हम एफपीआई की बात करते हैं तो रिसेंट मंथ्स में वो पॉजिटिव हो गए ईयर टू डेट में, तो क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, बिकॉज अभी यही बात करी जा रही है सब तरफ कि इंडिया इज अ राइट डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट, तो गोइंग फॉरवर्ड एफपीआई का ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और इस साल वो पॉजिटिवली क्लोज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड एफपीआई? क्योंकि हमने ये देखा कि मार्केट में जो अभी रिसेंट रन अप आया है वो एफपीआई की वजह से ही मेनली मेंटेन आया है मेनली, जो कि समझ में आता है. तो एफपीआई पे आपका क्या व्यू रहेगा कि भाई वो मेंटेन रहेंगे या कैसे, या ऑन एंड ऑफ रहेगा? नहीं, आई थिंक जो मेजर सेलिंग या जो मेजर एग्जिट्स हो रहे थे वो तो रुक जाएंगे, बिकॉज जैसा मैंने पहले ही शुरू में ही बोला कि वैल्यूएशंस अब थोड़ी रीजनेबल हो गई हैं.
बहुत सस्ती नहीं हुई है लेकिन रीजनेबल हो गई है। तो वो एफआईएस को भी दिखता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो एफआईएस को भी वही नंबर दिख रहा है। और एफआईएस को ये भी दिख रहा है कि इकॉनमी जो है आज अलग लेवल ऑफ स्ट्रेंथ पे है। हमारी बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर यूएस के मुकाबले या चाइना के मुकाबले बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन साइकिल है। तो उसका एक एडवांटेज हमें मिल रहा है, एंड एफआईएस देयरफॉर बियॉन्ड द पॉइंट विल नॉट सेल। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि मार्केट अगर इस लेवल पे रहे तो छोटे छोटे अमाउंट्स में दे कीप बाइंग। ओके ओके, सो एक्सपेक्टेशंस आर पॉजिटिव कि बीएफपीआई से अपने को विल मेंटेन द मोमेंटम, चाहे छोटे छोटे अमाउंट्स में ही। ओके, करेक्ट करेक्ट। सर एक क्वेश्चन हम लोगों के पास रेगुलरली आता है, क्योंकि कोविड के बाद आईटी सेक्टर फंड्स में बहुत लोगों ने, हमारे क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट करा था। तो पिछले एक साल से कोई ऐसा रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए वो लोग, एंड नाउ दे आर नर्वस कि भाई गोइंग फॉरवर्ड आईटी सेक्टर फंड्स में वो मेंटेन रहे इन्वेस्टमेंट को रखें, या फिर एग्जिट करके किसी और सेक्टर में, या एक फ्लेक्सी कैप फंड में, मल्टी कैप फंड में स्विच करते फॉर द टाइम बीइंग के लिए। तो आईटी सेक्टर पे इसके थ्रू हम थोड़ा ज्ञान लेना चाहते हैं आपसे कि भाई गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक बनता है आईटी सेक्टर का सर? मुझे लगता है कि जो हमें रिसेंट रैली जो आई है, या थोड़ी बहुत अगर और रैली आती है बिकॉज यूएस मार्केट भी बाउंस कर रही है, हमें उसको यूज करके दूसरे सेक्टर फंड्स में स्विच करना चाहिए, जैसे बैंकिंग फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या स्मॉल कैप या मल्टी कैप, जैसा कि आपने बोला। ओके। क्योंकि आईटी में मुझे नहीं लगता कि सेक्टर में बहुत डिक्लाइन आएगा, लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है मार्केट में उससे अच्छी चीजें हैं। ओके। तो उससे अच्छे सेक्टर्स हैं, उससे अच्छे अच्छे स्कीम्स में हैं जिनमें आपको ज्यादा रिटर्न आ सकता है। तो ये जो अगर जो थोड़ी बहुत बाउंस आई है उसका मुझे लगता है यूज करके मुझे हमें थोड़े दूसरे सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना चाहिए, जहाँ पे फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, जहाँ पे हमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता ओके सर, एक क्वेश्चन था कि जिस हिसाब से अभी इन्फ्लेशन का डेटा, डब्ल्यूपीआई का डेटा इंडिया का आया, और सीपीआई भी विद इन आरबीआई के कंफर्ट जोन में मूव कर रहा है, तो उसके चलते मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट को, मार्केट ऑब्जर्वर्स को यही लग रहा है कि शायद आरबीआई पॉज मेंटेन रखेगा नेक्स्ट मंथ मीटिंग में। तो एक तो उस पर आपका क्या व्यू है? दूसरा मेरा सवाल साथ साथ ही पूछूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अमेरिका में फेड का भी जो है अपना पॉलिसी है नेक्स्ट मंथ, तो उस पे आप क्या समझते हैं? क्योंकि वहां पे भी इन्फ्लेशन नंबर अभी भी वहीं होवर कर रहा है पिछले 2 महीने से। है। मुझे लगता है दोनों में ही पॉज होगा। ओके आरबीआई भी पॉज होगा और वो भी पॉज। ओके ओके ओके। सो सर, मेरे ये क्वेरीज क्वेश्चंस थे इन्वेस्टर्स अपने पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे। So I think now, Shreya, we can open the session for Q&A session for our audience as well. So, Yes. Thank you, sir. I request the participant, if you have any question, you can ask through chat box. पहला क्वेश्चन आया है हमारे पार्टिसिपेंट मानसी सेठी जी की तरफ से। वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई गोल्ड एज एन एसेट क्लास वो परचेज करें या फिर गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करें, तो दोनों में से फ्रूटफुल ज्यादा क्या रहेगा? इसके बारे में तो आप अपने एडवाइजर से ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं गोल्ड एज एन एसेट क्लास की बात कर रहा था। कौन सी इन्वेस्टमेंट व्हीकल उसके लिए सूटेबल होगी, इसके लिए मैं सही पर्सन नहीं हूँ। आई थिंक अपने एडवाइजर से बात करें तो आपको शायद ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा उसमें। तो इसमें मानसी यही व्यू है कि whenever there is जब भी बाजार में गोल्ड बॉन्ड्स प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल हो, तो गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करा जा सकता है, मगर लिक्विडिटी को देखते हुए गोल्ड बॉन्ड्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं मिल पाती फिर भी, एज कम्पेयर टू गोल्ड ईटीएफ अगर हम बात करें, या गोल्ड फंड ऑफ फंड। मेनली फंड ऑफ फंड में 100% लिक्विडिटी आज अवेलेबल रहती है। तो ऑप्शन तीनों ही बराबर हैं हर तरीके से, मगर लिक्विडिटी अगर देखते हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग है। जैसे कि भाई अगर हम प्रोडक्टिव एसेट की बात करें तो गोल्ड अपना बॉन्ड्स रहते हैं क्योंकि वो रेगुलर इंटरेस्ट रख करते हैं। हाउएवर लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं बाय सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे में बी अ पॉसिबिलिटी कि लिक्विडिटी आपको गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं मिले, तो गोल्ड फंड ऑफ फंड में आप निवेश करा सकते हैं, जिससे कि एक इजी लिक्विडिटी मिलती रहेगी साथ साथ।
और गोल्ड का पार्टिसिपेशन भी रेगुलरली मिलेगा, अप साइड का और डाउन साइड का, बोथ साइड का। तो आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गए, हम कर पाए इजीली। और श्रेया कोई और क्वेरी तो प्लीज। Thank you, sir. I request the participant, if you have any question, you can ask through chat box. मैं अनुरोध करती हूँ, यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। So as I see there are no questions, so we can wind up this session. I would like to thank Rahul ji for joining and sharing your wonderful thoughts with us and our audience. Thank you so much, sir. Thank you everyone. Thank you Anant also. थैंक यू राहुल जी, अपना ज्ञान हम लोगों के साथ एक साथ शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद. Thank you, sir. I would also like to thank Mr. Anand Sharma for joining with us and making this session interactive. This is all for today. Thank you, Shreya. Thanks everybody Thank you, for sir. joining the call. Thank you everyone for joining this session.